कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM भी कहते हैं इसको। क्या होता है, तो सिंपल सा देखेंगे, टर्म ही देखेंगे तो इसमें तीन चीज़ इन्वॉल्व है, कस्टमर रिलेशनशिप और मैनेजमेंट, यानी कस्टमर के साथ रिलेशनशिप को मैनेज करना CRM कहलाता है। ये क्या है, एक स्ट्रेटजी फॉर मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशंस रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन विद कस्टमर एंड पोटेंशियल कस्टमर। तो CRM हम क्या करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस के रिलेशनशिप को, इंटरेक्शन को कस्टमर्स और जो भी हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनके साथ रिलेशनशिप को मैनेज करते हैं। CRM, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप को मैनेज करना ही क्या कहलाता है, CRM। तो फंक्शन क्या होते हैं CRM के, तो देखा जाए तो फंक्शन है कि कस्टमर की नीड को जानना, कस्टमर नीड्स, कस्टमर रिस्पॉन्स को चेक करना कि कस्टमर कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है, पुअर रिस्पॉन्स कर रहा है उसको जानना, कस्टमर सेटिस्फाई है या नहीं है उसको जानना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर लॉयल्टी कि कस्टमर लॉयल है या फिर स्विच कर जाएगा, ये चीज़ देखना, कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर को रोक के रखना, कस्टमर की कंप्लेंट को हैंडल करना, कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करना, कस्टमर सर्विस। तो ये कुछ फंक्शंस है CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के। टाइप ऑफ CRM में देखें तो तीन टाइप होते हैं। तो पहला है ऑपरेशनल CRM। ऑपरेशनल CRM क्या होता है, ये ऑपरेट कर रहे होते हैं मार्केट में, ये लीड्स जनरेट करते हैं, ये उनको कन्वर्ट देम इनटू कॉन्टैक्ट्स, उनसे कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं, कैप्चर ऑल रिक्वायर्ड डिटेल्स, उनसे सारी रिक्वायर्ड डिटेल्स कैप्चर करते हैं और प्रोवाइड सर्विस थ्रू आउट कस्टमर लाइफ साइकिल। तो हमेशा कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ऑपरेशनल CRM का मेन काम है लीड जनरेट करके उनसे कांटेक्ट करना और उनकी सारी डिटेल्स कलेक्ट करना। दूसरा है एनालिटिकल CRM। एनालिटिकल CRM जहाँ पे एनालाइज किया जाता है, डेटा एनालिसिस होती है मेन फंक्शन एनालिटिकल CRM का। तो जो भी ऑपरेशनल CRM ने डेटा कलेक्ट किया, लीड्स लेके आए, रिकॉर्ड्स लेके आए, वो चीज़ यहाँ पे एनालाइज होती है, एनालाइज कस्टमर डेटा। इट हेल्प्स टॉप मैनेजमेंट टू टेक बेटर डिसीजन। एनालिटिकल CRM की वजह से टॉप मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव टू अंडरस्टैंड द कैंपेन इफेक्टिवनेस, सेल्स एग्जीक्यूटिव टू इंक्रीज सेल्स एंड सपोर्ट पर्सनल टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ सपोर्ट एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप। तो ये अलग अलग तरीके से मैनेजमेंट को बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करती है। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को हेल्प करती है कि वो अच्छे से कैंपेनिंग कर सकें, सेल्स एग्जीक्यूटिव को इन सेल्स इंक्रीज करने में हेल्प करती है, सपोर्ट पर्सनल को क्वालिटी को इम्प्रूव करने में करती है, और सबसे इंपॉर्टेंट कस्टमर रिलेशनशिप, एक अच्छा मजबूत कस्टमर रिलेशनशिप डेवलप करती है। थर्ड है कोलैबोरेटिव CRM। कोलैबोरेटिव आल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक CRM enable an organization to share customers information among various business units like sales team, marketing team, technical and supportive। तो कोलैबोरेटिव CRM का मेन फोकस होता है कि जो भी कस्टमर इंफॉर्मेशन है वो अलग अलग डिपार्टमेंट में शेयर करना, जिससे कि वो अच्छे से बेस्ट परफॉर्म कर सके अपने। जब भी आपको अपने टारगेट के बारे में अच्छे से पता होगा तो आप परफॉर्मेंस अच्छा दे सकते हैं। तो स्ट्रेटेजिक CRM में कोलैबोरेटिव CRM का मेन रोल यही होता है कि वो सभी टीम, जैसे सेल्स टीम, मार्केटिंग टीम, टेक्निकल या सपोर्ट टीम है, उनके साथ कस्टमर इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे। हेल्प्स टू यूनिट ऑल ग्रुप ऑफ टू एन ओनली वन गोल, यूज ऑल इन्फॉर्मेशन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ कस्टमर सर्विस टू गेन लॉयल्टी एंड एक्वायर न्यू कस्टमर टू इंक्रीज सेल्स। तो मेन इंपॉर्टेंट मोटिव क्या होता है कि यूनिट करते हैं ऑल ग्रुप्स, सारे ग्रुप्स को यूनाइट करते हैं कि वो अपने इंफॉर्मेशन का यूज़ करके और बेटर कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करें और नए कस्टमर को जनरेट करें। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ CRM। क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है CRM का कस्टमर का। तो देखा जाए तो अगर हम बेटर कस्टमर रिलेशनशिप रखते हैं कस्टमर के साथ तो सेल्स में इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन सेल्स, रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल क्या होगा, रिड्यूस होगा, लीड टू कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सेटिस्फाई होगा, लीड टू कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर अगर सेटिस्फाई है तो वो हमारे साथ हमेशा बना रहेगा, बार बार हमारे प्रोडक्ट परचेज करेगा, लीड टू कस्टमर लॉयल्टी, कस्टमर लॉयल हो जाएगा, सिर्फ हमारा ही प्रोडक्ट परचेज करेगा, हमारा ही ब्रांड लेगा, कोई और ब्रांड या प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा, लीड टू मोर रेफरल्स, वो नए नए कस्टमर्स और जनरेट करेगा। ठीक है, ओवरऑल अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, और फाइनली हमारा जो मेन गोल होता है ऑर्गेनाइजेशन का, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वो फुलफिल होगा। फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेशनशिप मार्केटिंग और रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है। तो रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या होती है, टू क्रिएट रिलेशनशिप विद पार्टनर्स एंड कस्टमर्स। वहाँ पे रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है, टू क्रिएट एंड मैनेज रिलेशनशिप विद कस्टमर्स। इट रिलेशनशिप मार्केटिंग डील्स विद बोथ पार्टनर एंड कस्टमर फॉर मेंटेनिंग रिलेशनशिप, whereas रिलेशनशिप मैनेजमेंट डील्स विद ओनली विद द कस्टमर फॉर मेंटेनिंग रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मार्केटिंग ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, जहाँ आपकी रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है।
रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या है? फोकस ऑन बिजनेस इंटरेक्शन, जहाँ की रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है? फोकस ऑन कस्टमर सर्विस एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो रिलेशनशिप मार्केटिंग में हम कस्टमर और पार्टनर दोनों के ऊपर फोकस करते हैं, मार्केटिंग करते हैं और बिजनेस इंटरेक्शन करते हैं। वहीं रिलेशनशिप मैनेजमेंट में हम कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप पे फोकस करते हैं, कस्टमर को ही मैनेज करते हैं और कस्टमर सर्विस और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर काम करते हैं। पूरे वर्ल्ड में मोर देन 190 कंट्रीज़ हैं। तो जब कोई मार्केटिंग कंपनी इन सभी कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है या फिर प्रमोट करती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? ग्लोबल मार्केटिंग कहते हैं। मार्केटिंग ऑन ए वर्ल्ड वाइड स्केल, यानी कि जब पूरे वर्ल्ड वाइड स्केल पर जो है आप अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है? ग्लोबल मार्केटिंग कहा जाता है। आपने कोका कोला, सोनी, BMW, IBM, गूगल, ये आपने देखा होगा। ये क्या है? सभी कंट्रीज़ में आपको जो है इनके प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। तो इसी को कहते हैं ग्लोबल मार्केटिंग। तो प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, प्रोड्यूसिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड प्रमोटिंग ग्लोबली। मार्केटिंग में क्या होता है भाई? मार्केटिंग में आप ये तो करते हैं कि कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करके उसकी नीड को फुलफिल करते हैं। उसमें 4P होता है: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। यानी कि प्रोडक्ट के लिए क्या प्रोडक्ट बनाना है वो प्लान करते हैं, उसको प्रोड्यूस करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्राइसिंग करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं। तो वही चीज़ जब आप इंटरनेशनल की नेशनल लेवल पर ना करके बल्कि ग्लोबली करते हैं, पूरे सभी कंट्रीज में करने की कोशिश करते हैं, तो वही चीज़ क्या कहलाता है? ग्लोबल मार्केटिंग कहलाता है। तो कंसिडरिंग होल वर्ल्ड एज अ सिंगल मार्केट प्लेस। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ग्लोबल मार्केटिंग करती हैं कंपनीज, वो पूरे वर्ल्ड को क्या करती है? एक सिंगल मार्केट की तरह समझती है और सभी जगह पे वो अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हैं, लॉन्च करती हैं, डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। क्लियर? तो सेम मार्केटिंग मिक्स नियरली होता है क्या पे? थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो जितने पूरे वर्ल्ड में इनका जो है सेम मार्केटिंग मिक्स को ये तकरीबन फॉलो करती हैं। तो कोका कोला, सोनी, BMW, IBM, गूगल, ये सब क्या है? आप इनको देखेंगे तो ये सब के सब क्या है? ग्लोबल मार्केटिंग कंपनीज हैं। ग्लोबली जो है अपना प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, अपने सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वो मार्केटिंग कंपनीज जो ग्लोबली जो है वर्ल्ड वाइड स्केल पे अपनी मार्केटिंग करती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ग्लोबल फर्म कहते हैं। तो एक ग्लोबल फर्म ऑपरेट इन मोर देन वन कंट्री। क्लियर? तो जो भी ग्लोबल फर्म होती हैं वो क्या करती हैं? एक से ज़्यादा कंट्रीज में अपने प्रोडक्शन को, अपने डिस्ट्रीब्यूशन को, अपने प्रमोशन को ऑपरेट करती हैं। यहाँ पे एक चीज़ भी ध्यान देनी है कि जब अलग अलग कंट्रीज में ऑपरेट करेंगे तो बट ऑब्वियस आता है कि वहाँ के रिसोर्सेज को भी वो यूज़ करेंगे। तो कैप्चर्स R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, लॉजिस्टिक, मार्केटिंग, फिनेंशियल एडवांटेज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। तो अलग अलग कंट्रीज में ऑपरेट करिए तो अलग अलग कंट्रीज के रिसोर्सेज को भी वो क्या करेंगे? यूज़ करेंगे, उसका एडवांटेज इनको मिलता है। और ग्लोबल फर्म प्लान, ऑपरेट एंड कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज़ ऑन ए वर्ल्ड वाइड बेसिस। यानी कि जो ग्लोबल फर्म होती हैं वो उनकी जो प्लानिंग होती है, उनका जो ऑपरेशन होता है, फिर जो उनका कोऑर्डिनेशन होता है, वो वर्ल्ड वाइड बेसिस को ध्यान में रखे होता है। ये नहीं कि सिर्फ इंडिया के लिए तो इंडिया के लिए करें, नहीं। अगर जो भी प्लानिंग करेंगे, जो भी करेंगे, तो वो वर्ल्ड वाइड लेवल पे जो है उसका इफेक्ट पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग वो जो है प्लान करती हैं, ऑपरेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। तो जो कंपनीज ग्लोबल मार्केटिंग करती हैं उनको अलग अलग कंट्रीज़ में जाना होता है। अब अलग अलग कंट्री में जाएंगे तो उनको बट ऑब्वियस बात है कि अलग अलग इन्वायरमेंट भी वहाँ पे मिलेंगे, तो जिसको हम ग्लोबल मार्केटिंग इन्वायरमेंट भी कहते हैं। तो जैसे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इंडिया का पॉलिटिक्स अलग है, अमेरिका की पॉलिटिक्स अलग है, रशियन की पॉलिटिक्स अलग है, चाइना की पॉलिटिक्स अलग है। तो अलग अलग कंट्रीज़ में जाएंगे तो अलग अलग इन्वायरमेंट आपको मिलेगा और उसको आपको डील करना पड़ेगा कंपनीज़ को। लीगल इन्वायरमेंट, इंडिया के लॉज अलग हैं, अमेरिका के लॉज अलग हैं, दूसरे कंट्रीज़ के लॉज अलग हैं। तो आपको जो है लीगल इन्वायरमेंट भी वहाँ आपको फेस करना पड़ता है ग्लोबल मार्केटिंग कंपनीज़ को। सोशल एंड कल्चर इन्वायरमेंट, सोसाइटी और उनका कल्चर, इंडिया का कल्चर अलग है, वेस्टर्न कल्चर, ईस्टर्न कल्चर आपने देखा होगा। ठीक है? तो ये क्या है? ये अलग अलग कल्चर्स होते हैं, अलग अलग सोसाइटी होती है, अलग अलग उनके कंज्यूमर के बिहेवियर होते हैं, रिस्पॉन्सेज होते हैं। तो उसको भी जो है उसके अकॉर्डिंग आपको जो अपने प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी कहीं पे है, कहीं पे नहीं है, कहीं पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कहीं पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। तो इसका भी जो है आपको एडवांटेज या फिर डिसएडवांटेज कहीं ना कहीं आपको उठाना पड़ता है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, कोई कंट्रीज की कंपनी, किसी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन खराब है तो किसी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी है, तो उसका एडवांटेज या डिसएडवांटेज भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। वहीं पे कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, भाई इंडिया की कोई कंपनी है वो अमेरिका में जाएगी तो वहाँ पे बेटर ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन उसको ज़्यादा झेलने को मिलेगा, क्यों? क्योंकि अमेरिका जो है एडवांस्ड है, लेकिन वहीं पे वेल डेवलप्ड है। वहीं पे अगर अमेरिका की कोई कंपनी यहाँ पे इंडिया में आके बिजनेस करती है तो बेटर ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उसको लेस कॉम्पिटिशन मिलेगा एज पर टू अमेरिकन कॉम्पिटिटर्स। क्लियर? तो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट यानी कि अलग अलग कंट्री में जाएंगे तो अलग अलग कंपटीशन लेवल आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा। तो ग्लोबल मार्केटिंग इन्वायरमेंट मीन्स कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे आपको हर कंट्री की इन्वायरमेंट अलग अलग होंगी और उसके अकॉर्डिंग आपको जो है उसको डील करना पड़ता है। अब बात कर लें ग्लोबल 4 P's ऑफ मार्केटिंग। देखिए पीज ऑफ मार्केटिंग 4P आपने पहले ही पढ़ा है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। वही चीज़ यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे अब बात क्या हो रही है कि अलग अलग कंट्रीज में आप जा रहे हैं तो अलग अलग इन्वायरमेंट मिलेगा, तो उसके हिसाब से आपका प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन में क्या होगा? चेंज होगा। तो ग्लोबल 4 P's ऑफ मार्केटिंग में सबसे पहले हम ग्लोबल प्रोडक्ट स्ट्रेटजी देखें। तो प्रोडक्ट स्ट्रेटजी यहाँ पे क्या हो सकता है? देखिए दो ही चीज़ है, या तो आप प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज कर दें, यानी कि आप जो है एक प्रोडक्ट बनाएं वही सभी कंट्रीज़ में आप सेल करें, या फिर आप अलग अलग कंट्री के जो कस्टमर्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट डेवलप करें, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे प्रोडक्ट लॉन्च करें। जैसे कि आप मैकडी को देखिए,
तो वहाँ पे हैमबर्गर बनाते हैं कहीं पे, तो यहाँ पे इंडिया में जो है वो आलू टिक्की दे रहे हैं या फिर जो है नॉन वेज वाली टिक्की दे रहे हैं। तो अलग अलग कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रोडक्ट उन्होंने अडॉप्ट कर रखा है, तो इसको कहते हैं प्रोडक्ट एडाप्टेशन। क्लियर। तो प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन करें या फिर प्रोडक्ट एडाप्टेशन करें। प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन में क्या हो जाता है कि वो ग्लोबली जो है एक प्रोडक्ट जो है सभी कंट्रीज़ में सेल करते हैं। प्रोडक्ट क्रॉस बॉर्डर विदाउट एडाप्टेशन, यानी कि अपना ही प्रोडक्ट सभी जगह बेच रहे हैं बिना किसी एडाप्टेशन के, बिना किसी चेंज के। जैसे कि आप गूगल, ईबे, अमेजन इनको देख सकते हैं, ये सब क्या है, नॉर्मली इनका सेम प्रोसेस रहता है। वहीं पे दूसरा मेथड क्या है, प्रोडक्ट एडाप्टेशन स्ट्रेटजी। तो वारेन कीगन है जिन्होंने 5 प्रोडक्ट कम्युनिकेशन एडाप्टेशन स्ट्रेटजी जो उन्होंने बताया। तो सबसे पहले आता है स्टेट एक्सटेंशन। स्टेट एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, इंट्रोड्यूस द प्रोडक्ट इन द फॉरेन मार्केट विदाउट एनी चेंज, यानी कि बिना किसी चेंज किए, कुछ भी चेंज किए हुए अपने प्रोडक्ट को दूसरे मार्केट में लॉन्च कर दीजिए। क्लियर। दूसरा है प्रोडक्ट एडाप्टेशन। अब प्रोडक्ट एडाप्टेशन में क्या है कि यहाँ पे क्या कहते हैं कि अल्टर द प्रोडक्ट टू मीट लोकल कंडीशन एंड प्रेफरेंसेज, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया कि अपने प्रोडक्ट में कुछ बदलाव करिए जिससे कि जिस कंट्री में आप डिलीवर करने जा रहे हैं उस कंट्री के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट हो। क्लियर। वहीं पे तीसरा है प्रोडक्ट इन्वेंशन। तो प्रोडक्ट इन्वेंशन का मतलब यहाँ पे कुछ नया बना दीजिए। प्रोडक्ट इन्वेंशन मतलब कि आप सपोज करिए आप अमेरिका की कंपनी है, इंडिया में जा रहे हैं सर्विस करने, इंडिया में जा रहे हैं बिजनेस करने, तो आप इंडिया के अकॉर्डिंग वहाँ पे कोई नया प्रोडक्ट बना दीजिए। जो आप बनाते थे उससे मतलब नहीं, आप कोई जाके वहाँ पे नया बना दीजिए। तो इसमें 2 तरीके का है, एक बैकवर्ड इन्वेंशन होता है, एक होता है फॉरवर्ड इन्वेंशन। बैकवर्ड इन्वेंशन का मतलब क्या हो गया कि आपने पहले कोई प्रोडक्ट बनाते थे उसी को दोबारा से रीइंट्रोड्यूस कर दिया आपने। क्लियर। वहीं पे फॉरवर्ड इन्वेंशन में क्या हो गया कि आप कुछ नया बना रहे हैं, क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट टू मीट अ नीड इन अनदर कंट्री। क्लियर। किसी दूसरी कंट्री में नई नीड को मीट करने के लिए आपने प्रोडक्ट बना दिया, तो दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड इन्वेंशन। क्लियर। तो ये प्रोडक्ट एडाप्टेशन हो गया। तो ग्लोबल 4P प्रोडक्ट स्ट्रेटजी में, ग्लोबल 4P ऑफ मार्केटिंग में प्रोडक्ट स्ट्रेटजी की बात करें तो वहाँ पे 2 स्ट्रेटजी हो सकती हैं, या तो प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज कर दीजिए, एक ही प्रोडक्ट सभी जगह बेचिए, या फिर प्रोडक्ट एडाप्टेशन स्ट्रेटजी बताइए जहाँ पे आप जो है अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग प्रोडक्ट जो है वहाँ पे आप बना के उसको डिलीवर कर रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है ग्लोबल कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, यानी कि प्रमोशन वाली बात हो गई 4P में P। तो प्रमोशन स्ट्रेटजी यहाँ पे सिंपल सा तरीका है, या तो आप जो है यहाँ पे कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी में अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग लैंग्वेज होती हैं, अलग अलग कम्युनिकेशन स्टाइल होता है, तो यहाँ पे आपको एडाप्टेशन ही लगाना होता है। तो चेंजिंग मार्केटिंग कम्युनिकेशन फॉर ईच लोकल मार्केट इज ए प्रोसेस कॉल्ड कम्युनिकेशन एडाप्टेशन। अब आप इंडिया में ही देख लीजिए, इंडिया में साउथ साइड में चलिए तो वहाँ पे एडवर्टीजमेंट जो है दूसरे लैंग्वेज में आता है, नॉर्थ में आ जाए तो दूसरे लैंग्वेज में आता है, फॉरेन में चलिए तो वहाँ पे इंग्लिश में आएगा। तो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग लैंग्वेज है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती है, तो इसी को कहते हैं कम्युनिकेशन एडाप्टेशन। इफ इट अडॉप्ट बोथ द प्रोडक्ट एंड द कम्युनिकेशन द कंपनी एंगेज इन डुअल एडाप्टेशन। अब भाई आपने प्रोडक्ट भी अडॉप्ट कर लिया, यानी कि अलग कंट्रीज में गए, उसके अकॉर्डिंग उसके प्रोडक्ट बना दिए और कम्युनिकेशन भी उसके अकॉर्डिंग कर दिया, तो इसको क्या कहेंगे, डुअल एडाप्टेशन। वहीं पे अगर आपने प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज कर दिया, यानी कि एक ही प्रोडक्ट सभी कंट्रीज में बेच रहे हैं लेकिन सिर्फ आपने कम्युनिकेशन एडाप्टेशन किया, तो वो सिंगल एडाप्टेशन हुआ, यानी कि कम्युनिकेशन एडाप्टेशन हुआ। तो डुअल एडाप्टेशन मतलब कि प्रोडक्ट भी आपने अडॉप्ट कर लिया तो उसे करने के अकॉर्डिंग, और कम्युनिकेशन भी उस कंट्री के अकॉर्डिंग आपने कर लिया, तो इसको कहते हैं डुअल एडाप्टेशन। क्लियर। तो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी में आपको अडॉप्ट करना ही पड़ता है, क्यों, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग कम्युनिकेशन स्टाइल होता है, लैंग्वेज होता है, तो इसके अकॉर्डिंग इसके लिए आपको जो कम्युनिकेशन एडाप्टेशन करना ही होता है। यहाँ पे कम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते हैं। क्लियर। वहीं पे नेक्स्ट है ग्लोबल प्राइसिंग स्ट्रेटजी। तो प्रोडक्ट हो गया, प्रमोशन हो गया, अब आता है प्राइसिंग। तो प्राइसिंग कैसे करना है, तो प्राइसिंग यहाँ पे ग्लोबल में नॉर्मली एक वो आता है मेथड, दैट इज प्राइस एस्केलेशन। प्राइस एस्केलेशन में क्या होता है कि 3 तरीके होते हैं। सेट अ यूनिफॉर्म प्राइस एवरीवेयर, यानी कि हर जगह सेम प्राइस रखिए आप, ठीक है, जितना डॉलर होता है उतने डॉलर में आप जो है इंडिया में उतने का ही रुपीज़ में उसको कन्वर्ट करके रख दीजिए। तो सेट अ यूनिफॉर्म प्राइस एवरीवेयर, हर कंट्री में एक जैसा प्राइस रखिए। या फिर सेट अ मार्केट बेस्ड प्राइस इन ईच कंट्री, यानी कि जिस कंट्री का मार्केट जैसा है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे अपनी प्राइसिंग को रखिए। या फिर सेट ए कॉस्ट बेस्ड प्राइस इन ईच कंट्री, यानी कि जिस कंट्री में प्रोडक्ट को डिलीवर करने में, प्रोडक्ट को बनाने में जितनी भी कॉस्ट आई है उसके अकॉर्डिंग उस कंट्री में प्राइस को फिक्स कर दीजिए। तो दैट इज प्राइस एस्केलेशन। तो ग्लोबल प्राइसिंग स्ट्रेटजी में 3 मेथड जो है यूज़ किए जा सकते हैं, या तो यूनिफॉर्म प्राइस रखिए, या तो मार्केट के हिसाब से प्राइस रखिए, या फिर आप जो कॉस्ट के बेस पे आप प्राइसिंग कर सकते हैं। क्लियर। अब बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि प्लेस की। तो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी में क्या हो सकता है, तो देखिए ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी को डिसाइड करने के लिए सभी को पता है कि नॉर्मली यहाँ पे मेथड क्या होता है कि भाई आप जो है प्रोडक्ट को बनाते हैं, फिर आप डायरेक्टली जो है कस्टमर को सेल कर सकते हैं, या फिर आप होलसेलर, रिटेलर और जॉबर के थ्रू फिर कस्टमर को सेल करेंगे। क्लियर। यही डिलीवरी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है। तो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी में क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो सेलर इंटरनेशनल मार्केटिंग हेडक्वार्टर होता है, यानी कि जो ग्लोबली काम कर रहा है, तो अलग अलग कंट्री में कर रहा है तो उसका एक हेडक्वार्टर भी होगा। तो हेडक्वार्टर और जो एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट होता है और जो इंटरनेशनल डिवीजन होता है, वो तीनों मिलकर जो है डिसाइड करते हैं कि उनका मार्केटिंग चैनल कैसा होगा। दूसरे में आता है कि आपको जो है अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में, यानी क्रॉस
बॉर्डर जो है अपने प्रोडक्ट को भेजना है, तो उसके लिए आपको एजेंट चाहिए होंगे, ट्रेडिंग कंपनीज चाहिए होंगी, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि हवा के रास्ते यानी कि बाई एयर भेज रहे हैं या फिर समुद्र के जरिए भेज रहे हैं, फाइनेंस और रिस्क मैनेजमेंट के लिए कंपनी चाहिए होती हैं। तो उन सब चीज़ों को जो है आपको डिसाइड करना पड़ता है। और फिर तीसरे में क्या आ जाता है, चैनल विद इन द फॉरेन नेशन। अब अपने प्रोडक्ट को आपने दूसरे कंट्री में तो पहुंचा दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, लेकिन अब वहाँ पे जो कस्टमर्स हैं उन कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए आपका क्या चैनल होगा। तो यहाँ पे तीन चीज़ें आपको डिसाइड करनी होती है। पहले लेवल पे तो जो इंटरनेशनल हेडक्वार्टर होता है, एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट और इंटरनेशनल डिवीजन, वो तीनों मिलकर चैनल को डिसाइड करते हैं, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को डिसाइड करते हैं। दूसरे लेवल पे अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में प्रोडक्ट जाएगा कैसे, और तीसरे लेवल पे उस कंट्री में जो प्रोडक्ट हमारा पहुंच गया है वो कस्टमर तक पहुंचेगा कैसे, उसके लिए चैनल। तो इन तीन लेवल पे जो है चैनल को यहाँ पे डिसाइड किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी यहाँ पे बनाई जाती है। वैन मल्टीनेशनल फर्स्ट एंटर ए कंट्री दे प्रेफर टू वर्क विथ लोकल डिस्ट्रीब्यूटर विथ गुड लोकल नॉलेज। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब नॉर्मली कोई मल्टीनेशनल कंपनी होती है, वो पहली बार किसी दूसरी कंट्री में एंटर करती है, तो वो वहाँ के लोकल जो चैनल होते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उनको प्रेफर करती है पहले, क्योंकि उनको उस मार्केट के बारे में ज़्यादा नॉलेज होता है। फिर धीरे धीरे जब उनका नॉलेज अपडेट हो जाता है तो खुद का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर। तो ये प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन यानी कि ग्लोबल 4P हो गया। प्रोडक्ट में स्टैंडाइज कर सकते हैं, फिर अडाप्ट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन में उनको अडॉप्ट करना पड़ता है, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग कम्युनिकेशन स्टाइल होता है, लैंग्वेज होता है। वहीं पे प्राइसिंग में या तो सेम प्राइस रखें या फिर कॉस्ट के हिसाब से प्राइस रखते हैं, या फिर जो मार्केट कंडीशन है उस कंट्री की, उसके अकॉर्डिंग जो है प्राइस को फिक्स कर सकते हैं। वहीं पे डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी में एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कैसे जाएगा उसका चैनल डिसाइड किया जाता है, और उस कंट्री में जब कोई पर्टिकुलर दूसरी कंट्री, उस कंट्री के कस्टमर के पास कैसे जाएगा प्रोडक्ट, वो चैनल डिसाइड करना होता है। अब बात कर लें कि प्रोसेस क्या है ग्लोबल मार्केटिंग का। तो देखिए, सबसे पहले आप कोई भी कंपनी है तो सबसे पहले क्या करती है, डोमेस्टिक लेवल पे काम करती है, डोमेस्टिक मार्केटिंग करती है, यानी कि अपने कंट्री के लोगों के लिए प्रोडक्ट बनाती है। उसके बाद धीरे धीरे जब उसका मार्केट बड़ा होने लगता है, उसका बिजनेस बढ़ने लगता है, तो वो फिर क्या करती है, एक्सपोर्ट करने लगती है। एक्सपोर्ट, अब एक्सपोर्ट में भी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट यानी कि एक्सपोर्ट तो कर रही है लेकिन किसी एजेंट के जरिए जो है एक्सपोर्ट कर रही है, और डायरेक्ट यानी कि खुद ही एक्सपोर्ट कर रही है। ठीक है। तो एक्सपोर्ट मार्केटिंग यानी कि जब आप एक्सपोर्ट मार्केटिंग क्या है, यहीं से शुरुआत होता है, आप इंटरनेशनल यानी कि अपने कंट्री से बाहर जा रहे हो। क्लियर। एक्सपोर्ट करना जैसे शुरू कर देते हो आप जो है इंटरनेशनल मार्केटिंग करने लगे, इंटरनेशनल मार्केटिंग करने लग जाते हैं। ठीक है। फिर इंटरनेशनल मार्केटिंग यानी कि एक अपने कंट्री के अलावा भी आप किसी कंट्री में अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। क्लियर। अब फिर जब धीरे धीरे आप अपना जो है दायरा बढ़ाते हैं, आप एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में सेल करने लगते हैं, तो वो मल्टीनेशनल आता है। और जब आप सभी कंट्रीज़ में तकरीबन आप जो है अपने प्रोडक्ट को सेल करने लगते हैं, तो क्या हो जाता है, ग्लोबल मार्केटिंग हो जाता है। तो यही प्रोसेस है ग्लोबल मार्केटिंग, यानी कि अगर आपको ग्लोबल करना है तो पहले डोमेस्टिक से शुरू करिए, एक्सपोर्ट करिए, इंटरनेशनल में जाइए, फिर मल्टीनेशनल में जाइए, फिर जो है ग्लोबली आप ऑपरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब बात आता है कि ग्लोबल मार्केटिंग में कि आपको इंटर कैसे करना है। देखिए, ग्लोबल मार्केट में इंटर करने के दो स्ट्रेटजी हो सकते हैं, दो स्ट्रेटजी। क्लियर। पहला क्या है, वाटरफॉल। वाटरफॉल में क्या होता है कि यहाँ पे आप ग्रेजुअली इंटर करते हो एक एक कंट्री में करके, यानी कि पहले आप इंडिया में अपना बिजनेस स्टार्ट किया डोमेस्टिक लेवल पे, फिर आप जो है अमेरिका में बिजनेस स्टार्ट कर दिए, फिर आप जो है चाइना में कर दिए, फिर आप जो है पाकिस्तान में कर दिए, फिर आप जो है बांग्लादेश में कर दिए। यानी कि वाटरफॉल की तरह जो है आप एक सीक्वेंस में एक एक कंट्री में इंटर करते हैं। वहीं पर दूसरा मेथड क्या है, स्प्रिंकल। स्प्रिंकल अप्रोच क्या है, एंटरिंग मेनी कंट्रीज साइमल्टेनियसली, कि एक ही साथ आप बहुत सारी कंट्रीज में अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हो, तो उसको कहते हैं स्प्रिंकलर। तो दो अप्रोच है, वाटरफॉल सीक्वेंस में जाइए, एक एक करके जाइए, स्प्रिंकलर एक साथ कई सारी कंट्रीज में एंटर करिए। तो वो चीज़ ग्लोबल मार्केटिंग में एंटर करने का स्ट्रेटजी है। अब बात कर लें कि मेथड क्या है, यानी कि एंट्री स्ट्रेटजी कैसे कैसे आप जो है ग्लोबल मार्केट में घुस सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमने बताया था दैट इज एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में इनडायरेक्ट और डायरेक्ट होता है। तो इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग क्या होता है, जहाँ पे आप इंडिपेंडेंट इंटरमीडियरीज होते हैं, बहुत सारे ऐसे जो है इंटरमीडियरीज होते हैं जो एक्सपोर्ट का ही काम करते हैं, अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करवाते हैं। तो वो आप उनके जरिए जो है अपने प्रोडक्ट को दूसरे कंट्री में भेज सकते हैं। तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। डोमेस्टिक बेस्ड एक्सपोर्ट मर्चेंट होते हैं, बाय द मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट एंड देन सेल देम अब्रॉड। वो मैन्युफैक्चर्स यानी कि हमारे कंट्री से प्रोडक्ट को परचेज कर लेंगे और उसके बाद जाके दूसरी कंट्री में बेचेंगे। तो ये इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग हो गया। तो इसके जरिए आप जो है इंटरनेशनल बिजनेस ग्लोबल मार्केट में एंटर कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका है डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में क्या होगा कि आप मर्चेंट का यूज़ नहीं करते हो, इंटरमीडिएट का यूज़ नहीं करते हो एक्सपोर्ट करने के लिए, आप खुद ही अपना प्लांट ओपन कर देते हो, ब्रांच ओपन कर देते हो और वही एक्सपोर्ट करते हैं। देयर ऑन एक्सपोर्ट यानी कि खुद का एक्सपोर्ट करते हो। द इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क आर समव्हाट ग्रेटर। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट या फिर जो रिस्क होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बट ऑब्वियसली खुद कर रहे हैं तो रिस्क भी ज़्यादा होगा और यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट भी आपको ज़्यादा चाहिए होगा। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि ऑलरेडी कोई मर्चेंट था, हमने खाली अपना प्रोडक्ट उसको बेच दिया, वो अपना हमारा प्रोडक्ट जो है फॉरेन मार्केट में जाके सेल कर देगा। क्लियर।
तो दो टेक्निक पहले हो गए इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। अब तीसरा मेथड है लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग में क्या होता है कि आप लाइसेंस दे दीजिए बाहर किसी कंट्री में किसी मैन्युफैक्चरर को, अपना लाइसेंस दे दीजिए, अपना ट्रेडमार्क, अपना प्रोसेस, अपना पैटेंट दे दीजिए उसको। वो आपके नाम पे वहाँ आपका नाम यूज़ करके जो है वहाँ पे बिजनेस करेगा, तो आप क्या कि इनडायरेक्टली वहाँ पे भी एंटर कर गए। तो लाइसेंसर इशू ए लाइसेंस टू ए फॉरेन कंपनी टू यूज़ ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ट्रेडमार्क, पैटेंट, ट्रेड सीक्रेट और अदर आइटम ऑफ वैल्यू फॉर अ फ्री और रॉयल्टी, यानी कि आप फ्री में भी दे सकते हो या फिर उसके बदले उससे कुछ कमीशन पैसा चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके जरिए भी जो है आप घुस सकते हैं। तो लाइसेंसर गेंस एंट्री एट लेटर रिस्क, आसानी से लाइसेंसर को उस कंट्री में जो है एंट्री मिल गई। एंड द लाइसेंसी गेंस प्रोडक्शन एक्सपर्टीज और वेल नॉन प्रोडक्ट और ब्रांड नेम, अब उसको क्या मिला, उसको एक प्रोडक्ट का ब्रांड नेम मिल गया, वो आसानी से अपने यहाँ पे बिजनेस कर सकता है। तो लाइसेंसिंग के जरिए भी हम ग्लोबल मार्केट में एंटर कर सकते हैं। देन मेथड आता है ज्वाइंट वेंचरिंग। ज्वाइंट वेंचरिंग मतलब कि दो लोग मिलकर काम करते हैं, तो यानी कि दूसरे कंट्री का कोई मैन्युफैक्चर है और हमारी कंट्री का कोई मैन्युफैक्चर है, दोनों मिलकर जो है कोई बिजनेस परफॉर्म कर रहे हैं किसी कंट्री में, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, ज्वाइंट वेंचरिंग। क्लियर, ज्वाइनिंग विद फॉरेन कंपनीज टू प्रोड्यूस और मार्केट प्रोडक्ट और सर्विस, तो कुछ नया बनाने के लिए या फिर मार्केट या प्रोडक्ट सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए जब आप दो लोग दो डिफरेंट कंट्रीज के कंपनीज मिल जाते हैं तो वही चीज़ क्या कहलाती है, ज्वाइंट वेंचरिंग कहलाती है। तो यहाँ पे भी अलग अलग तरीके, जैसे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है, एक कंपनी कॉन्ट्रैक्ट विद मैन्युफैक्चरर्स इन अ फॉरेन मार्केट टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट और प्रोवाइड इट्स सर्विस। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम किसी दूसरे कंट्री के जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनको कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो गया। इसी तरीके से मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग आता है। यहाँ पे क्या होता है कि आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, नो हाउ सर्विसेज प्रोवाइड करते हो दूसरे कंट्री के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको, तो उसको हम कहते हैं मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग। वहीं पे ज्वाइंट ऑनरशिप होता है। ज्वाइंट ऑनरशिप यानी कि कंपनी ज्वाइन इन्वेस्टर्स इन अ फॉरेन मार्केट टू क्रिएट अ लोकल बिजनेस इन विच द कंपनी शेयर्स ज्वाइंट ऑनरशिप एंड कंट्रोल। तो यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी ज्वाइंट इन्वेस्टर्स, आप इन्वेस्टर्स को ज्वाइंट कर लेते हो, तो वहाँ पे ऑनरशिप भी आपके बराबर से बात है भाई, किसी कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो ऑनरशिप भी आपके पास आती है, तो ज्वाइंट ऑनरशिप। क्लियर, वहीं पे जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि फॉरेन कंपनी कैन बाई अ पार्ट और फुल इंटरेस्ट इन अ लोकल कंपनी और बिल्ड इट्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस फैसिलिटी, यानी कि किसी कंपनी में आपने जाके कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया या फिर आपने कोई अपनी खुद की ही मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वहाँ पे खड़ी कर दी, फिर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी जो है खड़ी कर दी, तो उसको कहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि आपने सुना होगा आजकल FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि फॉरेन कंट्री में आप जाके डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो देखिए आसान नहीं होता है किसी दूसरे कंट्री में जाके काम कर लेना, तो इसके लिए क्या किया गया, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपने सुना होगा, तो अलग अलग कंट्रीज़ में लोग बिजनेस कर सकें इसलिए WTO जो है ऑर्गेनाइजेशन बना है, जिसके थ्रू जो है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बिजनेस करना आसान हो जाता है। जो रूल रेगुलेशन होते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको उसमें लीनियंसी मिलती है, फ़ायदा मिलता है, छूट मिलती है। तो ये होता है पूरा ग्लोबल मार्केटिंग। ग्लोबल मार्केटिंग कहने का मतलब सिंपल सा है कि जब कोई कंपनी अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्रीज़ में जाके, अलग अलग कंट्रीज़ में जाके बिजनेस परफॉर्म करती है तो वो चीज़ ग्लोबल मार्केटिंग कहलाती है। उसके लिए वो खुद का ही प्रोडक्ट जो अपनी डोमेस्टिक लेवल बना रही है वही प्रोडक्ट सभी कंट्रीज़ में बेच सकते हैं, या फिर अलग अलग कंट्रीज़ में जाके उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट बना के उसको बेच सकती है। स्टारबक्स एक कैफ़े कंपनी है, आप सभी जानते होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी की यूज़ को कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए सोलर एनर्जी का यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए, अपने स्टोर में रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे जो है बिल्डिंग मटेरियल को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ साथ इन्होंने जो है फेसबुक कैंपेन भी चलाया था जहाँ पे उन्होंने लोगों से अर्ज किया था, रिक्वेस्ट किए थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट जो है लगाएं, पेड़ पौधे लगाएं। क्लियर, और अभी जो है इनका मेन फोकस है कि वो रिसाइक्लेबल कप्स डेवलप करें, जिससे कि जो यहाँ पे इनके यहाँ पे वेस्ट क्रिएट होता है वो कम से कम वेस्ट क्रिएट हो। तो यहाँ पे जो है स्टारबक्स क्या फोकस कर रही है कि एनवायरनमेंट को सेफ रखने की कोशिश कर रही है। इसी तरीके से एप्पल ने 2019 में मैकबुक एयर और मैकबुक मिनी लॉन्च किया था, तो जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका जो प्रोडक्ट है ना 100% रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम से क्रिएट किया गया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे भी एनवायरनमेंट को सेव करने की बात हुई। और उनका स्लोगन क्या था कि ट्रूली इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैव देयर मार्क ऑन द वर्ल्ड बट नॉट ऑन द प्लानट, यानी कि उनका जो इनोवेटिव प्रोडक्ट होता है वो वर्ल्ड पे निशान बनाता है, ना कि प्लानट पे, यानी कि प्लानट को नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसी तरीके से IKEA जो एक फर्नीचर कंपनी है वहाँ पे, जो कि USA में है, वहाँ पे भी क्या है, इनका जो फर्नीचर कंपनी है वो 90% जो है इलेक्ट्रिसिटी सोलर एनर्जी की यूज़ करती है, यानी कि सोलर एनर्जी की जो है 90% यूज़ करती है USA में सभी स्टोर्स में। और ये जो प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं ना उसमें पैकेजिंग कम से कम हो, क्योंकि पैकेजिंग में भी रैपर्स लगते हैं वो जो नुकसान पहुंचाते हैं, अर्थ को वेस्ट होता है, तो
पैकेजिंग कम से कम हो, इसलिए वो फ्लैट प्रोडक्ट जो है भेजते हैं, उसके बाद उसको जो है असेंबल किया जाता है बाद में, जिससे कि पैकेजिंग में रैपिंग कम हो, रैपिंग कम होगी तो वेस्टेज प्लास्टिक्स कम यूज़ होंगे। तो ये क्या है, ये सभी कंपनीज जो है ना इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए इस तरीके से प्रोडक्ट, इस तरीके से प्रोडक्शन, इस तरीके से पैकेजिंग करती हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, ग्रीन मार्केटिंग कहते हैं। ग्रीन मार्केटिंग का मतलब क्या हो गया, मार्केटिंग ऑफ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट विच आर नॉट हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट एंड आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड यूजिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्शन प्रोसेस। यानी कि आप ऐसा कोई प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं जो कि इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल नहीं है, या फिर आपका प्रोडक्शन प्रोसेस इस तरीके से है कि जो कि इको फ्रेंडली है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रीन मार्केटिंग कहते हैं। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर प्रमोटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इन्वायरमेंटल बेनिफिट। जो प्रोडक्ट या सर्विस होता है उसको इस तरीके से प्रमोट किया जाता है कि उनका कुछ ना कुछ इन्वायरमेंटल बेनिफिट होता है। जैसे कि आज के टाइम पर आप देखिए एलईडी बल्ब आ गए हैं, ये सभी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कम कंज्यूम करते हैं। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, ग्रीन मार्केटिंग कहलाती है। यानी कि आप जब इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाते हैं, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्शन प्रोसेस आपका होता है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली पैकेजिंग होती है, तो वही चीज़ ग्रीन मार्केटिंग कहलाती है। तो ग्रीन मार्केटिंग सिर्फ ये नहीं कि आपने इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाया है, वो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकता है। जैसे कि प्रोडक्ट में आपने मॉडिफिकेशन कर दिया जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो गया, आपने अपना प्रोडक्शन प्रोसेस चेंज कर दिया, जैसे कि कार्बन कम रिलीज हो रहा है या वेस्ट मटेरियल कम रिलीज हो रहा है, आपने अपना पैकेजिंग चेंज कर दिया, या फिर इस तरीके की पैकेजिंग कर दी जो आप रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उसको फेंकने की जरूरत नहीं, आपको उसको रीयूज़ कर सकते हैं, या फिर आपने एडवर्टाइजमेंट में भी कोई ना कोई मॉडिफिकेशन किया है, तो ये चीज़ ग्रीन मार्केटिंग कहलाती है। क्लियर। तो ग्रीन मार्केटिंग का बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ऑफ ग्रीन मार्केटिंग, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि कंपटीशन बढ़ रहा है, तो जब आप इकोनॉमिक फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाएंगे तो लोग जागरूक होंगे और आपका प्रोडक्ट ज़्यादा परचेज करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप मार्केट में स्टैंड करेंगे। रिड्यूस द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन द इन्वायरमेंट, यानी कि जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है प्रोडक्शन का इन्वायरमेंट पे वो कम होगा। सेव एनर्जी, एनर्जी बचेगी। रिड्यूस द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड कार्बन फुटप्रिंट, नेचुरल रिसोर्सेज का जो यूज़ है वो कम होगा और कार्बन फुटप्रिंट भी जो है वो कम होगा, एनर्जी सेव होगी। रिसाइक्लेबल प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस किए जाएंगे तो उनको आप बार बार यूज कर सकते हो, वेस्टेज कम होगा, लॉन्ग टर्म ग्रोथ होगा, किसका, बिजनेस का भी, साथ ही साथ एनवायरमेंट का भी, और ऑप्टेन ए हायर रेवेन्यू। बट ऑब्वियस बात है कि जब आप एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाएंगे तो लोग आपका प्रोडक्ट परचेज करेंगे, और जब आपका प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो आपका जो रेवेन्यू है वो भी ज़्यादा होगा। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं ग्रीन मार्केटिंग के। बदलाव ही संसार का नियम है, ये आपने सुना होगा। तो कोई भी पहलू आप ज़िंदगी का अपना उठा लीजिए, हर जगह आप देखेंगे ना कुछ चेंजेस हुए हैं। जो पहले 25 पैसे में मिलता था आज वो 1 रुपये 5 रुपये में मिल रहा होगा। पॉलिटिक्स में देखिए तो वहाँ पे बदलाव है, एजुकेशन में देखिए तो वहाँ पे अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है। तो किसी भी एरिया में आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते, चेंजेस होते रहते। तो उसी तरीके से मार्केटिंग में भी जो है बदलाव होते रहते हैं। तो आपने, अगर आप सभी मोबाइल यूज़ करते हैं तो मोबाइल में अगर आपने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो आप देखते हैं, ऐप देखते हैं, तो अगर आप उसको देखेंगे ना तो वहाँ पे हर महीने कुछ ना कुछ अपडेट आते रहते हैं। यानी कि आपको जो है मोबाइल सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन होते हैं उसको अपडेट करने के लिए कहा जाता है। आप विंडोज़ देख लीजिए, लैपटॉप यूज़ करते हैं, विंडोज़ देख लीजिए, तो विंडोज़ में क्या है, विंडोज 7, विंडो एक्सपी, विंडो 8, फिर विंडो 10 चल रहा है। तो यानी कि वहाँ पे भी क्या है, कुछ ना कुछ अपडेशन, कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। और ये चेंज किसके बेसिस पे होता है, जो नई नई टेक्नोलॉजीज है, जो नए नए कस्टमर के नीड्स हैं, वांट्स है, उसके अकॉर्डिंग वो जो है वो चेंज करते रहते हैं। कस्टमर जैसा चाहता है उसके अकॉर्डिंग उसको वो चेंज करते रहते हैं। तो आपने अगर गूगल का लोगो देखिए तो गूगल का लोगो भी क्या है कि हर डेट जो है वो चेंज होता रहता है। हर डेट को जो उस डेट की जो भी इंपॉर्टेंस होगी उस डेट की इंपॉर्टेंस को वो गूगल के लोगो पे शो करते रहते हैं। तो इसी तरीके से कोई आप रेस्टोरेंट उठा लीजिए, तो रेस्टोरेंट में आप खाना खाने गए तो हो सकता है कि पहली बार जब जाएंगे तो आपको जो है दूसरे तरीके की सर्विस मिलेगी, वहीं पे आप कुछ दिन बाद जाएंगे तो उनकी सर्विस में कुछ ना कुछ चेंजेस आपको मिलेगा। तो ये क्या है, ये कस्टमर के फीडबैक के अकॉर्डिंग वो चेंज करते रहते हैं अपने सर्विस को, अपने गुड्स को। तो इसी को क्या कहते हैं, एजाइल मार्केटिंग कहते हैं। देखिए एजाइल का मतलब क्या होता है, एजाइल का मतलब होता है एबल टू मूव क्विकली एंड इजली, यानी कि आप जो भी चीज़ आसानी से मूव कर सके और इजली मूव कर सके, उसी को हम क्या कहते हैं, एजाइल कहते हैं। अब एजाइल में आसानी से मूव करने का मतलब ये नहीं हुआ कि निगेटिव साइड मूव करें, पॉजिटिवली मूव करना, यानी कि इंक्रीमेंटल वैल्यूज़ वहाँ पे होनी चाहिए। इंक्रीमेंटल वैल्यूज़ का मतलब क्या हो गया कि कुछ ना कुछ एडिशन होना चाहिए। जब भी कोई अपडेट आता है एप्लीकेशन में तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे कुछ डिडक्शन नहीं होता बल्कि आपको कुछ ना कुछ नया मिलता है, तो दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल वैल्यू। तो वहाँ पे कंटिन्यूअस इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट थ्रू स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट रिलीज। तो वहाँ पे क्या देखते हैं आप एप्लीकेशन में, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि छोटे छोटे अपडेट्स आते रहते हैं और कुछ नई नई चीज़ें वहाँ पे चेंज होती रहती हैं, और वो क्या है, फ्रिक्वेंटली होता रहता है। ये नहीं कि आपने एक बार किया उसके बाद वो कई सालों तक चला, नहीं, आप देखेंगे हर हफ्ते हर महीने जो है कुछ ना कुछ आपको नया अपडेट मिलता रहता है। तो वो चीज़ क्या है, वो एजाइल हो गया। एक्चुअली जो एजाइल मार्केट, जो एजाइल वर्ड है, एजाइल टर्म है, ये जो है ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से ही रिलेटेड है। आप सॉफ्टवेयर, जितने भी सॉफ्टवेयर उठाइए वहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। आप चाहे वो
क्या कहते हैं कि इंटेल का ले लीजिए, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का ले लीजिए, चाहे वो आप एप्लीकेशन का ले लीजिए, आपको हमेशा कुछ ना कुछ अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो ये वहीं से कॉन्सेप्ट आया है एजाइल का, और एजाइल अब ये जो है मार्केटिंग में भी यूज़ किया जा रहा है। तो एजाइल क्या हो गया? एजाइल इज एन इटरेटिव अप्रोच टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट दैट हेल्प टीम्स डिलीवर वैल्यू टू देयर कस्टमर फास्टर एंड विथ फीवर हेडेक। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि कस्टमर्स को जो है वो डिलीवर करते हैं वैल्यू फास्टर एंड फीवर हेडेक, यानी कि कम हेडेक के साथ और जल्दी से जो है अच्छे अच्छे वैल्यूज़ जो है वो कस्टमर को डिलीवर करते हैं। भाई अपडेट आ गया, कुछ आपको नए फीचर्स मिल जाते हैं, फिर कुछ अपडेट आया, फिर कुछ नए फीचर्स मिल गए। तो दैट इज़ एजाइल। क्लियर? तो एजाइल कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे समझिए। अभी हम एजाइल मार्केटिंग में नहीं गए, अभी हम एजाइल का मतलब समझिए। तो एजाइल का मतलब क्या हो गया कि इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट जब आप किसी चीज़ में करते हैं और फ्रिक्वेंटली करते हैं तो उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? एजाइल कहते हैं। और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से आया था। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे प्लान करते हैं, प्लान करने के बाद हम उसको डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन के बाद बनाते हैं, बनाने के बाद टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद हम क्या करते हैं? रिव्यू लेते हैं, रिव्यू लेने के बाद हम फिर से उसको जो है प्लान करेंगे, लॉन्च कर देंगे, लॉन्च करने के बाद हम फिर से जो उसको जो है प्लान करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, बिल्ड करेंगे, टेस्ट करेंगे, फिर रिव्यू करेंगे, फिर लॉन्च कर देंगे, फिर जो है प्लान, डिज़ाइन, बिल्ड, टेस्ट। यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो एजाइल प्रोसेस है, ये चलता रहता है। यानी कि ये क्या हो गया? इटरेटिव। इटरेटिव आपने वर्ड सुना होगा डिज़ाइन थिंकिंग में भी। इटरेटिव का मतलब क्या हो गया? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यानी कि वन टाइम प्रोसेस नहीं कि आपने कोई प्रोडक्ट बना दिया उसके बाद वही चल रहा है, नहीं। आपको कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग, आपको टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करते रहना होगा। तो यही चीज़ एजाइल मार्केटिंग हो गया। एजाइल मार्केटिंग मतलब कि आपको एक मिनिमम टाइम पीरियड में कुछ ना कुछ चेंज करके आपको लॉन्च कर देना होगा। तो यहाँ पे देखिए, एक बार प्लान किया, लॉन्च किया, उसके बाद फिर जो है रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया, फिर लॉन्च किया, फिर उसके बाद रिसर्च करना स्टार्ट किया, फिर उसको डेवलप किया, लॉन्च किया, फिर उसके बाद रिव्यू लेते हैं। तो यही चीज़ क्या है? एजाइल कहलाती है। क्लियर? तो एजाइल मार्केटिंग क्या हो गया? जब आप एजाइल कॉन्सेप्ट को मार्केटिंग में यूज़ करते हो तो वही एजाइल मार्केटिंग कहलाता है। तो एजाइल मार्केटिंग में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विस को डेवलप कर रहे हो उसमें फ्रीक्वेंटली जो है कस्टमर का फीडबैक लेके आप जो है वहाँ पे प्रोडक्ट को डेवलप करते रहते हो, प्रोडक्ट को अपडेट करते रहते हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि एजाइल मार्केटिंग के लिए ना टीम डेवलप की जाती है, और वो टीम जो है ना अलग अलग डिपार्टमेंट होती है, क्रॉस फंक्शनल टीम होती है। यानी कि कोई जो है डेटा से रिलेटेड होगा, तो कोई रिसर्च से रिलेटेड होगा, कोई फाइनेंस से रिलेटेड होगा, कोई तो मार्केटिंग से रिलेटेड होगा। यानी कि क्रॉस फंक्शनल टीम होती है, और वो लोग जो है मिलकर फ्रिक्वेंटली जो है इटरेटिव प्रोसेस जो ये एजाइल मार्केटिंग का होता है उसको परफॉर्म करते हैं और प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट लेके आते रहते हैं। तो एजाइल मार्केटिंग क्या हो गया? एजाइल मार्केटिंग इज एन अप्रोच टू मार्केटिंग दैट यूटिलाइज द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ एजाइल मेथोडोलॉजीज। तो एजाइल मेथोडोलॉजी जो आपने अभी देखा कि वहाँ पे क्या है, फ्रिक्वेंटली हम अपडेट करते रहते हैं। तो एजाइल मेथोडोलॉजी को ही जो है मार्केटिंग में जब आप यूज़ करते हैं तो वही चीज़ एजाइल मार्केटिंग कहलाता है। तो यूजेज सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग क्रॉस फंक्शनल टीम्स डूइंग वर्क इन फ्रीक्वेंट इटरेशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि सेल्फ ऑर्गेनाइज और क्रॉस फंक्शनल टीम्स होती हैं जो कि फ्रीक्वेंट जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करती रहती हैं। एंगेज विथ कस्टमर्स, इटरेट एंड चेंज कंटेंट ऑन द बेसिस कंज्यूमर बिहेवियर एंड रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो क्रॉस फंक्शनल टीम होती है वो कस्टमर्स के साथ एंगेज होती है, यानी कि कस्टमर से फीडबैक लेती है, इटरेट करती है यानी कि कंटिन्यूअस जो है वो चेंज करती रहती है कंटेंट में, और वो किसके बेसिस पे करती है? कंज्यूमर बिहेवियर और उनके रिस्पॉन्स के बेसिस पे। भाई मार्केटिंग में जो मेन मोटिव है वो क्या है कि कस्टमर्स को खुश रखना है, कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करना है। तो कस्टमर की नीड और वांट्स क्या है वो टाइम टू टाइम चेंज भी होती है। तो कस्टमर के बिहेवियर, कस्टमर के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग जब आप प्रोडक्ट में चेंज करते रहते हो उसके अकॉर्डिंग उनको जो है सर्विसेज प्रोडक्ट जो है प्रोवाइड करते हो, तो वो चीज़ क्या होगा? उनको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कराएगा, और वही चीज़ एजाइल मार्केटिंग कहलाती है। तो एजाइल मार्केटिंग में सिर्फ इतना ही है कि आप जो है कंटिन्यूअस बेसिस पे चेंज करते रहिए, कंटिन्यूअस बेसिस पे जो है हायर वैल्यू डिलीवर करिए, इंक्रीमेंटल वैल्यू डिलीवर करिए कस्टमर्स को। आप एक बार बना दिए वही दिए जा रहे हैं तो ऐसा नहीं चलेगा आज के टाइम पे। ये एडवांस है, ये क्या है? करंट ग्रोथ है, रिसेंट ट्रेंड है मार्केटिंग में। अब ये सब चीज़ें क्यों होती हैं? टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी, इफेक्टिवनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड एडेप्टेबिलिटी। बट अब ज़्यादा है कि जब प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, इफेक्टिवनेस ज़्यादा होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी, एडेप्टेबिलिटी, कस्टमर्स को आसानी से अडॉप्ट भी कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है इसी चीज़ के लिए जो है एजाइल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। तो एजाइल मार्केटिंग क्या है? इटरेटिव है, ये आप समझ गए। इटरेटिव है यानी कि कंटिन्यूस प्रोसेस है, वन टाइम प्रोसेस नहीं है। शॉर्ट मार्केटिंग एक्सपेरिमेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है कि भाई हर महीने अपडेट हो रहा है, कुछ ना कुछ आप हर महीने जो है चेंज करते रहे हैं, कंटेंट को चेंज कर रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड शॉर्ट मार्केटिंग एक्सपेरिमेंट, यानी कि छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करके फिर जो है उसमें प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। यहाँ पे बड़े पे फोकस नहीं किया जाता, यहाँ पे क्या होता है कि छोटे छोटे से बड़ा बनाया जाता है। क्लियर? तो फ्रीक्वेंट फीडबैक होता है, कस्टमर से आप फ्रीक्वेंटली फीडबैक्स लेते रहते हैं। आप रेस्टोरेंट पे जाइए, जितने भी कस्टमर्स आप खाना खा के उठेंगे तुरंत आपसे फीडबैक लेते हैं। तो फ्रीक्वेंट फीडबैक होता है, यहाँ पे कस्टमर्स का कंटिन्यूस बेसिस पे फीडबैक लिया जाता है। रिएक्ट टू चेंजिंग मार्केटिंग कंडीशन, एजाइल मार्केटिंग में जो भी मार्केट कंडीशन में चेंज हो रहा है उसको रिएक्ट करता है, क्योंकि अगर आप मार्केटिंग जो कंडीशंस है उसमें जो
मार्केट कंडीशन है उसमें जो चेंज हो रहा है उसको अगर आप ध्यान नहीं रखोगे ना तो आप पीछे रह जाओगे। तो मार्केट कंडीशन में क्या चेंज हो रहा है उसको जो है ऑब्जर्व करके अडॉप्ट करके तुरंत अपने यहाँ पे अपने प्रोडक्ट में चेंज करके हायर वैल्यू जो है आप कस्टमर को डिलीवर कर सकते हैं। तो ये एजाइल मार्केटिंग कहलाता है। तो एजाइल मार्केटिंग में होता क्या है, एजाइल मार्केटिंग टीम यूज स्प्रिंट। स्प्रिंट का मतलब क्या हो गया, शॉर्ट या फाइनाइट पीरियड ऑफ इंटेंसिव वर्क। स्प्रिंट मतलब क्या होता है कि मतलब कम टाइम ड्यूरेशन में बहुत घनी मेहनत करके जो है आप जब कोई काम करते हैं तो उसको स्प्रिंट कहते हैं। तो एजाइल मार्केटिंग टीम जो है वो स्प्रिंट यूज करती है टू कंप्लीट दोज प्रोजेक्ट कोऑपरेटिवली। तो कोऑपरेटिवली मतलब कि जो क्रॉस फंक्शनल टीम है वो आपस में मिलकर जो है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करती हैं किसी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है। आफ्टर ईच स्प्रिंट, अब ये जो स्प्रिंट है ना यानी कि शॉर्ट ड्यूरेशन में, उसमें सभी लोग जो है आपस में मिलते हैं, बैठते हैं, स्टैंड अप मीटिंग्स करते हैं। यानी कि ये नहीं कि बैठ के आराम से 1 घंटे 2 घंटे मीटिंग किया जाए, नहीं, तुरंत फ्रीक्वेंट मीटिंग करते हैं, स्टैंड अप मीटिंग यानी कि खड़े खड़े मीटिंग किए, डिस्कस किया, 15 मिनट में डिस्कस किया, उसके बाद फिर से जो है अपने काम पे लग गए। तो ये स्प्रिंट होता है। आफ्टर ईच स्प्रिंट दे मेजर द इम्पैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड देन कंटिन्यूसली एंड इंक्रीमेंटली इंप्रूव द रिजल्ट ओवर टाइम। हर स्प्रिंट के बाद जो है जो भी उनको सपोज करिए कि उनको 1 हफ्ते का टाइम दिया जाता है कि 1 हफ्ते के अंदर आपको ये जो है चेंज करना है, उसके बाद वो चेंज करके फिर लग जाते हैं अगले चेंज के लिए। तो कंटिन्यूसली एंड इंक्रीमेंटली इंप्रूव द रिजल्ट ओवर टाइम। हर स्प्रिंट के बाद वो मेजर करते हैं इम्पैक्ट को, उसके बाद फिर से नया स्प्रिंट लेके स्टार्ट हो जाते हैं। तो एजाइल टीम में ऑल्सो डिटरमाइन दैट अ प्रोजेक्ट वॉज नॉट अवेलेबल एंड शुड नॉट बी रिपीटेड। तो एजाइल टीम ही है भाई, वो परफॉर्म कर रहे हैं, वो मेजर कर रहे हैं, वो फीडबैक ले रहे हैं, तो उनको ये भी पता होता है कि कौन सा प्रोजेक्ट वैल्यूबल है, कौन सा प्रोजेक्ट वैल्यूबल नहीं है, किसको रिपीट करना है और किसको रिपीट नहीं करना है। क्लियर। तो एजाइल मार्केटिंग यही होता है। एजाइल मार्केटिंग में सिंपल सा यही चीज़ है कि आपको एक शॉर्ट ड्यूरेशन में, छोटे ड्यूरेशन में आपको जो है कंटिन्यूस और इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट आपको अपने प्रोडक्ट में करते रहना होता है कस्टमर के फीडबैक के बेसिस पे। तो यहाँ पे कस्टमर इंपॉर्टेंट है। कस्टमर से आप इंगेज रहोगे, कस्टमर से फीडबैक लोगे, उसके अकॉर्डिंग एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आप जो है कुछ ना कुछ इंक्रीमेंटल वैल्यू डेवलप करोगे, इंक्रीमेंटल इंप्रूव करोगे अपने रिजल्ट्स को, और उसके बाद जो है फिर से आप जो है स्प्रिंट में नेक्स्ट स्प्रिंट में तैयार हो जाओगे। यानी कि प्लान, डिज़ाइन, टेस्ट, रिव्यू, लॉन्च, फिर से प्लान, डिज़ाइन, टेस्ट, रिव्यू, लॉन्च, इस तरीके से जो है आप ये प्रोसेस चलता रहता है। तो इटरेटिव प्रोसेस होता है। आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखते होंगे कि उसमें क्या है, उसमें चेंजेस होते रहते हैं। उनका कभी कलर चेंज हो जाएगा, तो कभी पैकेजिंग चेंज हो जाएगी, तो कभी जो है प्राइस चेंज कर रहे हैं, कभी जो है उसका कंटेंट चेंज कर रहे हैं, कभी 25% ऑफ दे रहे हैं, तो कभी 10% ऑफ दे रहे हैं, तो कभी जो है उसमें 25% एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये एजाइल मार्केटिंग और कस्टमर के अकॉर्डिंग जो है उनकी जो है कस्टमर की नीड और कस्टमर के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग वो चेंज होता रहता है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।